हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन ऑफ द हेलो एरीन। हेलो एल्कीन की कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। हेलो एरीन जो होते हैं उनमें अगर हम बात करें फर्स्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो वो बहुत ही रेयर या हम कहें अंडर डार्क कंडीशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ऐसा क्यों, वो हमें देखना है। देखो, हमारे पास है हेलो एरीन जिसमें हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग है और इस रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, हैलोजन ग्रुप। अब इसके पास क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन और जो हैलोजन है, कार्बन कौन सा, ये वाला जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। दो पेयर एज इट इज, जिसकी वजह से इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गए ना, दोनों के दोनों, ये ले रहा है ये वाला कार्बन, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे ना बॉन्ड के, वो यहाँ आ गए, ये एज इट इज है। तो इस स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलता है कि जो कार्बन है जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो क्या होता है, सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो क्लोरीन है वो इजीली यहाँ से सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, ठीक है। इस वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, क्योंकि आपको पता है एक सिंगल बॉन्ड है एक डबल बॉन्ड है तो आपको तोड़ने में टाइम लगेगा ना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके सामने एक स्टिक रख दी जाए, ठीक है, उसको तोड़ना है, और एक मैंने एक नीचे स्टिक रख दी एक ऊपर स्टिक रख दी, उन दोनों को तोड़ना है, तो इजीली कौन टूटेगी, वन स्टिक। सेम एज इट इज यहाँ पर क्या है, दो बॉन्ड है एक साथ, तो वो इजीली नहीं ब्रेक हो सकता, तो यहाँ से क्लोरीन जो है वो अदर न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट हम सेकंड और क्या बता सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखो, जब यहाँ पर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पर पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है। तो जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में जो नेक्स्ट पोजीशन होती है वो क्या होती है, ऑर्थो। तो ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज, अब क्या होगा, ये पूरे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आएंगे यहाँ पर अगेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई है। अगर हम देखें तो कौन सी बनी, देखो ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसका मतलब बॉन्ड बन गया। ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो इसको हम नेगेटिव चार्ज से शो कर सकते हैं। ये बॉन्ड एज इट इज है और यहाँ पर क्लोरीन और जिस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये वाली क्लोरीन के जस्ट अपोजिट वाली जो पोजीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन, ठीक है। अगेन क्या होगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे और ये वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज अब यहाँ आ गया। कहने का मतलब ये है कि जो ये नेगेटिव चार्ज या हमें कहें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। देखो यहाँ से शुरू हुआ था मूवमेंट, यहाँ तक हुआ, यहाँ के ऊपर से ही शुरू हो रहा है, लेकिन अभी रिंग की बात कर रहे हैं। तो रिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियोफाइल हम मान सकते हैं, ठीक है। अब इनकमिंग भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, उस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो रिपल्शन की वजह से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है। मैंने आपको दो रीजन बताए। अब हमने कहा कि अंडर डास्ट्रिक कंडीशन पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो अंडर डास्ट्रिक कंडीशन कैसे आप बनाओगे, देखो मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या लगा दी, टेम्परेचर और प्रेशर हाई कर दिया, ठीक है। टेम्परेचर आप रखोगे अबव 600 केल्विन एंड टेम्परेचर आप प्रेशर आप रखोगे 300 एटमॉस्फेयर। तो ये आपके पास आ गया टेम्परेचर और नीचे क्या आ गया आपके पास, प्रेशर। तो अगर ये दोनों कंडीशन दे दी जाए तो क्या हो सकता है, रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। बट अंडर डास्ट्रिक कंडीशन, दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन से क्या हो सकता
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। तो एक साइंटिस्ट थे डॉ, उन्होंने ये करके देखा था, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं डो प्रोसेस। अब ये डो प्रोसेस क्या होती है, इसने क्या किया कि जो आपके पास हेलो एल्केन था उसके अंदर डाला क्या, एक्वस NaOH डाला, ठीक है, अराउंड 6 to 8% था, एक्वस NaOH लिया और वो डाला, और कंडीशन क्या दी, अबव 600 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब NaOH इसके अंदर डाला तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो रिप्लेस हो गया, किससे हुआ वो देखना है। देखो यहाँ पर लिए थे 2 NaOH मॉलिक्यूल, तो मैं इसको अलग अलग लिख दूं, NaOH यहाँ है, एक और NaOH यहाँ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ कंबाइंड हो जाएगा, इसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaCl बाहर, तो बचा क्या, ये वाला पोर्शन बचा ना, O पर नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल है, ONa इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। रिलीज क्या क्या हुआ, NaCl और वाटर मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखना, NaCl रिलीज होगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो ये कितने मॉलिक्यूल लिए हमने, 2 मॉलिक्यूल, एक्वस में यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बना, ONa, अब इसमें क्या डाल दिया, डाइल्यूट HCl डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं डालना है, डाइल्यूट डालना है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड डालोगे तो ये जो NaCl है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो डाइल्यूट डालना है। यहाँ पर क्या रिलीज हो जाएगा, NaCl रिलीज हो जाएगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो क्या आएगा, Cl की जगह कौन आ गया, OH। मतलब क्लोरोबेंजीन को अगर फिनॉल में चेंज करना है तो हमें डॉ प्रोसेस करनी होती है, ठीक है। तो देखो क्लोरीन में एक न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है ना, बट कब हुई, जब आपने कंडीशंस अप्लाई की तभी, अदरवाइज ये इजीली रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। आप देखो सेकेंड वन, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चाहिए हमें, मतलब हमें सारे कंपाउंड्स में चाहिए, ये नहीं है कि हमें क्लोरीन यहाँ जोड़ दिया और फिर हम रिएक्शन देख रहे हैं, मतलब हमें इजी में रिएक्शन चाहिए। अगर हम ये कंडीशन ना दें, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर और प्रेशर को अगर आप हाई रखोगे एक साथ तो उनको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि या तो टेम्परेचर हाई होगा प्रेशर लो होगा, या प्रेशर हाई होगा टेम्परेचर लो होगा। अगर ये दोनों ही हाई हो जाते हैं तो उन दोनों को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए तो क्या हुआ, हमने ये देखा कि जो हेलो एल्कीन था, अगर इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर क्या लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, तो रिएक्शन जो है वो थोड़ी इजी हो जाती है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से हो सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो विद मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगी। मैंने अभी क्या बोला, ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, ना कि मेटा पर, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा मेटा सभी की मैकेनिज्म देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ऑर्थो और पैरा ही क्यों प्रेफर किया जाता है, मेटा क्यों नहीं किया जाता, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अभी अभी मैंने बोला बेटा कि ऑर्थो और पैरा किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि क्या करें, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ये आपने 11th में पढ़ा भी होगा, ये अगर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। वो कैसे, देखो सबसे पहले मैं पोजीशन ले रही हूँ ऑर्थो, हम पोजीशन देख रहे हैं कौन सी, ऑर्थो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, क्लोरीन जो है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, ठीक है, NO2। अब मेरे को क्या कराना है, यहाँ पर हेलोजन जो है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है।
यानी कि मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया है, NaOH डाल दिया है एक्वस, एंड साथ में मैंने डाइल्यूट HCl भी डाल दिया। और अब रिएक्शन हमें देखनी है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि जो OH नेगेटिव आयन है वो अटैक करेगा, ठीक है, कहाँ पर, इस हैलोजन पर, क्योंकि यहीं पे तो हमें सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो क्या होगा, OH नेगेटिव आयन अटैक कर रहा है इस वाली पोजीशन पे और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। अब ये इधर जाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला जाएगा। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर एक ही पोजीशन पे पहले कौन था, क्लोरीन, और अब OH भी यहीं पर अटैक कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गए तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ गया, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और यह नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गए तो हम इलेक्ट्रॉन पेयर को एज ए नेगेटिव शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, इसलिए मैं नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शो कर रही हूँ, ठीक है। अब इसने यहाँ पर अटैक किया है, OH यहाँ पर जुड़ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव आयन वापस यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर अटैक करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, मैं एक ही स्टेप में बता रही हूँ क्योंकि आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में करा हुआ है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में भी करा हुआ है 11th क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों यहाँ आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसकी बना दूं स्ट्रक्चर ये वाली, कि पूरी ओवरऑल ये निकल के आएगी कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे बना दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन पेयर ये पहले यहाँ मूव कर रहे हैं, फिर यहाँ पर क्या जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो ये तो OH एज इट इज है, यहाँ Cl एज इट इज है, यहाँ क्या आ जाएगा N डबल बॉन्ड O और ये वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर जब यहाँ आए तो ये वाला इधर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएंगे तो ये वाला इधर मूव करेगा तो बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 से या 3 से ज्यादा बनेगी। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा और Cl इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा। तो बना क्या हमारे पास, वो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप डबल एरो दिखाओगे, लेकिन ये मैंने एक में ही निपटा दी है, 3-4 बनेगी और यहाँ पर जुड़ जाएगा OH, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, ये पहले से है बॉन्डेड, क्या बन गया, फिनॉल बन गया। अब इसके साथ में यहाँ पर फिनॉल के साथ में सॉरी यहाँ पर क्या है, N डबल बॉन्ड O भी है ना, ये आपको साथ रखना है, या NO2 लिख दो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने जब देखी तो ये नाइट्रो ग्रुप भी क्या कर रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रेजोनेंस एनर्जी बढ़ जाती है, और जहाँ रेजोनेंस एनर्जी बढ़ती है वहां पर स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर मैं पैरा पोजिशन लूं, पैरा पोजिशन, तो पैरा पोजिशन में क्या होगा वो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया है क्लोरीन, ठीक है, और पैरा पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप, क्लियर। अब क्या होगा, सेम यही एक्वस NaOH लेना और डाइल्यूट HCl लेना है। OH नेगेटिव मैं लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपको मैकेनिज्म बता रही हूँ। ये यहाँ पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहाँ मूव करेंगे, ये वाले यहाँ मूव करेंगे और ये वाले यहाँ मूव करेंगे। रेजोनेंस में यही तो होता है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते रहते हैं। अगर मूव करते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और ये वाला ऑक्सीजन पहले से था, एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर एज इट इज रहेगा, मतलब बॉन्ड, और यहाँ पर ये इधर मूव कर रहा है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ पर है क्लोरीन और यहाँ पर कौन जुड़ गया, OH, क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस से यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएंगे, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो मैं स्टेप ज्यादा नहीं बढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपको एक एक करना है, मतलब पहले ये अटैक, फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेगा, फिर बनाना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मूव करेगा, आपको ये दिखाते जाना है। अब देखो यहाँ पर क्या बना, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, ठीक है।
इस नेगेटिव का मतलब यही है, ये OH एज इट इज, Cl एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मूव कर रहे हैं मतलब यहाँ बॉन्ड आ गया, N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O नेगेटिव। नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ पर अटैक, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चले जाएंगे और ये Cl नेगेटिव बाहर। ठीक है, Cl नेगेटिव जैसे ही बाहर निकला, हमने डाइल्यूट HCl दिया हुआ है ना इसको, तो यहाँ से Cl जो है वो बाहर चला गया। अब क्या आएगा यहाँ पर, सिंपल आपके पास OH ऊपर, ये वाला बॉन्ड बन गया, ये पहले से था, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, NO2। ठीक है, तो जब हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन देखते हैं तो उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बीच में ज्यादा बनती है और NO2 ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बननी ज्यादा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बट मेटा में ऐसा क्यों नहीं होता, वो देखो। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मैं मेटा पोजीशन की बात करूं, यानी कि क्लोरीन के रेस्पेक्ट में जो NO2 ग्रुप है वो कहाँ है, मेटा पोजीशन पे, यानी कि आपके पास क्लोरोबेंजीन है और उसमें मेटा, ये वाली मेटा होती है ना, उसमें क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और मैंने इसमें क्या डाल दिया, एक्वस NaOH डाल दिया है, और फिर बाद में मैंने डाला डाइल्यूट HCl। ठीक है, यानी कि सबसे पहले OH नेगेटिव आयन कहाँ अटैक करेगा, इस वाली पोजीशन पे, तो मैं अलग से मैकेनिज्म दिखा रही हूँ। OH नेगेटिव आयन यहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ थोड़ी ना मूव करेंगे, ये तो नेक्स्ट आगे की डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, बैक थोड़ी ना जाएंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाता है। ठीक है, ये जैसे ही जाएगा यहाँ पर क्या बना वो देखना है आपको, क्लोरीन OH आ गया अब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड एज इट इज है और ये एज इट इज। क्या इसने पार्टिसिपेट किया, नहीं किया ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चले जाएंगे, ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर वैसी मिलेगी जैसे ऑर्थो मेटा पैरा में मिली थी, है ना। नेगेटिव यहाँ आ गया था ऑर्थो पे और ये बॉन्ड बन गया, ये वाला बन गया, यहाँ पर क्या है NO2 ग्रुप है, ये वाला बॉन्ड बन गया ना, क्योंकि पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है। अब यहाँ क्लोरीन है, यहाँ OH है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या बनेगा, Cl बाहर निकला, Cl बाहर निकलते ही बॉन्ड बन गया, यहाँ पर OH आ गया। ठीक है, ये वाला एज इट इज, ये वाला एज इट इज, और यहाँ NO2। अब इस केस में हमने ये देखा, क्या NO2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रहा है कहीं भी, क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव किए यहाँ, नहीं ना। तो NO2 पार्टिसिपेट नहीं करता है, NO2 पार्टिसिपेट मेटा पोजीशन पे नहीं करेगा, तो ये जो OH आया ना, इसके आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस कम होता है, और जहाँ रेजोनेंस कम है वहाँ स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी, कम रहेगी। इसीलिए मैंने बोला कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ रहा है ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है, तो हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, यानी कि क्लोरीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है या साइनाइड ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो अगर एक ही प्रेजेंट हो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर, एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है रिएक्टिविटी पर, वो और देखना है हमें। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था तब आपने टेम्परेचर 600 से ऊपर लिया था, है ना, और फिर आपने प्रेशर भी दिया था। बट अगर कोई भी एक क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर, ये देखना होता है। तो जैसे मैंने ऑर्थो ले लिया है, मैं ये पैरा ले लिया है सपोज, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्वस NaOH डाल रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट HCl भी डाल रहे हैं।
तो यहाँ पर आपके पास एक ही ग्रुप है तो आपको थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ेगा, अबोव 400 केल्विन आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा, प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये मैंने बॉन्ड को ना ऐसे दिखा दी क्योंकि डीलोकेलाइज होते रहते हैं ना, OH यहाँ आ गया, NO2 यहाँ आ गया, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन समझ आया। अगर आप क्या करते हो, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पर भी रखते हो और पैरा पर भी, मतलब आपने दो ग्रुप लिए हुए हैं, ठीक है, दो नाइट्रो ग्रुप ले लिया आपने, एक ऑर्थो पर और एक ये पैरा पर। आपको पता है ना ऑर्थो दो होती है विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, या कोई भी यहाँ पर कोई ग्रुप प्रेजेंट हो, 1 और 2, और ये वाली पैरा होती है, मेटा भी 2 होती है। तो मेटा तो हमें लेना ही नहीं है, ऑर्थो और पैरा ही देखना है क्योंकि उसी की रिएक्टिविटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब यहाँ पर अगर इस केस में देखें, मैंने क्या ले लिए, दो ग्रुप ले लिए, NO2 ऑर्थो पर भी और पैरा पर भी, ठीक है, और यहाँ मैंने लगा दिए क्लोरीन। अगर इसमें देखेंगे तो आपको सेम वही एक्वस NaOH तो लेना ही है, ठीक है, और डाइल्यूट HCl भी लेना है। अब यहाँ पर दो ग्रुप होने की वजह से ये Cl जो है वो रिप्लेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिंग को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो उतना ही ज्यादा रिंग को एक्टिवेट करेंगे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है। यहाँ हम ये कह सकते हैं हेलोजन को एक्टिवेट कर देगा ताकि हेलोजन वहां से सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर जो है वो कितना रखना पड़ेगा, अबाउट 300 केल्विन, और आपके पास में क्या होगा, हेलोजन रिप्लेस हो जाएगा OH ग्रुप से, ठीक है, हो गया। फर्क आता जा रहा है ना, जब नाइट्रो ग्रुप नहीं था तो यहाँ पर आपने टेम्परेचर भी ज्यादा रखा हुआ था और प्रेशर भी रखा हुआ था साथ में। जब एक ग्रुप आया तो टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ी। दो ग्रुप आए तो टेम्परेचर और कम हुआ, और अगर तीनों ही फुली फिल हो, मतलब दोनों ऑर्थो और एक पैरा, यानी कि ये वाली कंडीशन हो, यहाँ क्लोरीन है और दोनों ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और अगर हम इसमें क्या डालें, एक्वस NaOH एंड डाइल्यूट HCl डालें तो क्या होगा, यहाँ पर इजीली रिएक्शन हो जाएगी, आपको टेम्परेचर देने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है, सेम हो चाहे डिफरेंट हो, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या है, ज्यादा प्रेजेंट है, दोनों ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा एक ही पोजीशन होती है, अगर तीनों फुली फिल है तो वहां पर रिएक्शन जो है वो फास्ट होती है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है और किसी की नहीं। क्लियर है ये चीज? तो ये हो गया कंप्लीट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है। और बच्चों ये आपने पढ़ा हुआ भी है 11th में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने पढ़ा था ना, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हमने देखा था एल्काइलेशन, असाइलेशन, वो सब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो है। अगर मैं ये बात करूं कि ये हेलोएल्केन है या हम क्लोरोबेंजीन है, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल तो क्लोरीन है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, यहाँ जो इस पोजीशन पे, सभी पोजीशन पे क्या लगे हुए, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन हमें दिखाई नहीं देते ना, लेकिन हम इसको इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड, हम ये कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में शो कर रखा है, इसलिए हाइड्रोजन नहीं दिखाए जाते। तो जो हाइड्रोजन होते हैं वो एज इलेक्ट्रोफाइल काम करते हैं, तो हाइड्रोजन को कोई इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, इजीली। क्यों? क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने बताया भी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आपने देखी तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी ना, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन मूव कर रहे थे, ऑर्थो, मेटा, पैरा, फिर देन अगेन ऑर्थो। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, तो वहां पर होता क्या है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, मेटा पे नहीं आता, ऑर्थो और पैरा पे। इसका मतलब इनकमिंग जो है कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो जल्दी से अट्रैक्ट होगा ना, और अट्रैक्शन होगा तो वो ऑर्थो पर आकर जुड़ेगा और पैरा पर आकर जुड़ेगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने इसीलिए पहले ही समझा दी थी कि आगे भी अगर काम आएगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने देखा तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो फास्टली अटैक करेगा वहां पर
और क्या हो जाएगा वहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उनमें आपको किसी कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही हो जाती है, तो फिजिबल है वो। ठीक है, तो जल्दी से अभी देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है आपको। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ हैलोजिनेशन की। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिया और क्लोरोबेंजीन के अंदर मैंने क्या डाल दिया, हैलोजन। सपोज मैंने क्लोरीन ही डाल दी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऐसा कोई एजेंट लेना पड़ेगा जो इस क्लोरीन, क्योंकि आपको पता है ना ये नॉन पोलर है, ठीक है, इनमें क्या करे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दे। तो आपने मैकेनिज्म 11th में पढ़ी हुई है पूरी की पूरी, तो 12th में मैकेनिज्म पूछ ही नहीं जाते, और अब तो वैसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसमें तो मैकेनिज्म पूछे ही नहीं, लेकिन ये पूछ सकते हैं क्या ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 ले लो, या फिर हम क्या ले सकते हैं, एनहाइड्रस FeCl3। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं, हैलोजन कैरियर होते हैं। ठीक है, अब इस हैलोजन कैरियर का मतलब क्या है, देखो ये क्या करते हैं, यहाँ से हैलोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसके पास जैसे ही जाएगा क्या बन जाएगा, AlCl4, और यहाँ पर जो एक क्लोरीन है उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ ना, और हमें चाहिए भी क्या, इलेक्ट्रोफाइल ही चाहिए। तो क्या होगा, मैंने अभी बताया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कहाँ आया था, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे आया था, है ना। तो पैरा और ऑर्थो पर क्या जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो, हाइड्रोजन वहां से हट जाएगा और क्या कौन लग जाएगा, क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या होगा, Cl तो पहले से था, अब आपके पास दो प्रोडक्ट आ गए, एक तो ऑर्थो पर और एक क्या आ गया, पैरा पर। ठीक है, इनका नेम क्या होगा, अगर नेम पूछूं तो मैं, तो क्या होगा, 1 डाइक्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 2 3 4, दैट मीन्स 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, आपके पास ये बन गया। बट आपको इसमें बताना होता है कौन सा मेजर प्रोडक्ट है कौन सा माइनर। तो ये क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, और ऑर्थो वाला हमेशा माइनर ही होता है मोस्टली। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इसके भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्योंकि क्लोरीन के पास हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो इसके पास प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं ना, आप 6 डिनोट करते हो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर इनके पास होंगे तो क्या होगा, इनमें रिपल्शन होगा, स्टेबिलिटी कम होगी, इस वजह से क्या है, माइनर प्रोडक्ट ऑर्थो रहेगा। पैरा में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है ही नहीं, और अगर दूसरा देखें तो सिमेट्री भी है, इसलिए क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया है हेलोजिनेशन। अब आता है सेकेंड क्या आएगा वो देखो, आपने पढ़ा हुआ है नाइट्रेशन, पढ़ा हुआ है ना। मैं यहाँ पर मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, पूरी नहीं, क्योंकि आपके नहीं आने वाला। नाइट्रेशन में हमें क्या करना होता है कि आपको नाइट्रिक एसिड डालना होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, Cl। अब आपने क्या लिया, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया है। अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है उसमें से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली जनरेट नहीं होता है, तो हमें क्या डालना होता है, थोड़ी सी अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड भी डालना होता है। तो जैसे ही हम डालेंगे ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, कौन सा, NO2 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो इस OH नेगेटिव के साथ वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और NO2 जो है वो जुड़ जाएगा या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है कौन सा होगा, तो यहाँ लिखोगे Cl और ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप लगा दो 1 and 2, और दूसरे का आप क्या करोगे, नाइट्रो ग्रुप लगा दो पैरा पर, और इसका नेम क्या होगा, 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, हाँ एक चीज ये ध्यान रखना कि नाइट्रो जो है उसमें N आ रहा है, क्लोरीन में क्या आ रहा है, C लिखते हैं, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर देखा जाता है, तो 1-chloro-2 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला पैरा वाला, ठीक है, आपको बताया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे से बहुत दूर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। ये हो गया नाइट्रेशन। नेक्स्ट जो थर्ड है वो आती है बच्चों सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन है, आप इसको C6H5Cl भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। इसमें क्या होता है, SO3H, ये तो होता है नेगेटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव होता है, ठीक है। और OH क्या होता है, सॉरी पॉजिटिव इस पर, और ये क्या होता है OH नेगेटिव। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाएगा SO3H। एक्चुअल में ये सल्फर बॉन्डिंग नहीं करता, ऑक्सीजन बॉन्डिंग करता, OSO2H, लेकिन हम लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर क्या बनेगा, पैरा, पैरा वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखना। अब इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे और इसको सेकंड देंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ऐसे डालोगे, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दोगे। आपको सीरीज पूरी याद करनी पड़ेगी, जो आप 11th में कर लेते हो कि फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, कंपैरिजन। तो आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, वो आपको देखना होता है, ठीक है। तो अब इसमें फर्स्ट नंबर पे सल्फोनिक एसिड है, 2 नंबर पे क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन C से शुरू होता है, ये S से, तो हम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो 1 सल्फोनिक बेंजीन, ठीक है, सल्फोनिक एसिड भी लिख सकते हो, सेम एज इट इज इसका नेम दोगे। नेक्स्ट आता है फोर्थ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें अब हम 2 चीजें पढ़ते हैं, वो क्या, एक होती है एल्काइलेशन और एक होती है असाइलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो क्लोरोबेंजीन है उसकी रिएक्शन कराई जाती है एल्काइल हैलाइड से, जैसे मैंने ले लिया CH3Cl, एल्काइल हैलाइड है तो एल्काइल है, इसलिए एल्काइलेशन बोलेंगे, मतलब एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है इसके साथ, ठीक है। इसमें सेम हेलोजन ग्रुप है ना, तो हेलोजन को ले जाने वाला हेलोजन कैरियर कौन होता है, एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3 वो डाल दो, एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया हमने, Cl ये ले जाएगा, बचा कौन, CH3 पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आ जाएगा, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। मिथाइल के कंपैरिजन में हेलोजन जो है उसको प्रेफरेंस फर्स्ट मिलेगी, तो ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड, यहाँ पर 1 2 3 4। जब इसका नेम दोगे तो क्या होगा, देखो ये आपका क्लोरोबेंजीन है, 2 पर क्या है, मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे, अब मिथाइल M है, क्लोरीन C से शुरू होता है, तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, और इसका 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। असाइलेशन में क्या होता है, असाइल हैलाइड होता है, यहाँ पर CH3 की जगह असाइल ग्रुप होता है। असाइल कौन सा होता है वो देखो, अगर आपके पास बेंजीन है, सॉरी हेलो एल्कीन्स है, और उसमें मैंने क्या डाल दिया है, एसाइल क्लोराइड, ये होता है असाइल, इसको असाइल ग्रुप बोला जाता है, ठीक है, ये असाइल ग्रुप होता है। अगर हम ये डालते हैं तो वही सेम चीज है, एनहाइड्रस AlCl3 आपको लेना है, क्या होगा, हेलोजन को ये ले जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पर अटैक करेगा या फिर पैरा पर अटैक करेगा, और पैरा वाला मेजर रहेगा, सबका नाम लिख के मेजर भी लिखना है आपको ब्रैकेट में, ठीक है। मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ, तो वो चीज आप कर सकते हो, ठीक है। COCH3 और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा COCH3, ठीक है, और यहाँ पर Cl रहेगा। समझ में आई, ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये बच्चों कंप्लीट हो गया है। अब आती है रिएक्शन विद मैटर। इस पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हेलो एरीन्स होते हैं उनकी रिएक्शन अगर हम कराएं किसके साथ, सोडियम के साथ, रिएक्शन विद सोडियम, तो क्या बनता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक साइंटिस्ट आए थे, फिटिग, मैंने पहले भी नाम लिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया,
फिटिग रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको। इन्होंने एराइल हैलाइड लिए 2, कितने लिए 2, ठीक है। यहाँ पर सोडियम ले लिए 2 और क्या किया, इनकी रिएक्शन करा के देखी तो ये देखा कि यहाँ से रिलीज कौन हो गया, NaCl रिलीज हो गया। किसके प्रेजेंस में करा दी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। मैंने पहले भी बोला हुआ है जब भी मेटल की रिएक्शन कराएंगे हमेशा ड्राई ईथर लेना है, मॉइस्ट नहीं लेना। अगर मॉइस्ट ले लोगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स बना लेंगे, मेटल उनके साथ रिएक्शन करेंगे ना कि इनके साथ कोई रिएक्शन होगी नहीं, कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिलीज हो जाएगा, 2 NaCl रिलीज हो गया। अब यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, यहाँ पर इस कार्बन की, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो क्या बन जाता है, देखो आप इसको बोलते हो बेंजीन, राइट। अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, इसकी वैलेंसी फ्री हो गई, तो उसको आप बोलते हो फिनाइल, ठीक है। अब 2 ग्रुप ये हैं, दोनों क्या है, फिनाइल, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, डाई या फिर बाय फिनाइल, ठीक है। बाय बोल दो या डाई बोल दो, जैसा भी बोलना चाहो, फिनाइल, क्लियर है। आप देखो ये थी फिटिग रिएक्शन। अच्छा, ऐसे ही रिएक्शन आपने वुड्स रिएक्शन देखी थी, याद हो तो, उसमें क्या था कि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप थे एरिन की जगह, एराइल ग्रुप की जगह क्या थे, एल्काइल, मतलब R ग्रुप है ना, CH3 या C2H5 ये दोनों। और क्या हो रहा था, सिमेट्रिकल एल्केन्स बन रहे थे ना। तो क्या हुआ, फिटिग और वुड्स दोनों ने अपनी रिएक्शन कंबाइन की, कैसे, उसको सेकंड होती है वुड्स फिटिग रिएक्शन, उसको नाम दे दिया। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, एक जो ग्रुप है वो तो ले लिया एराइल हैलाइड का, मतलब हेलो एरीन का, और एक दूसरा जो इसमें लिया रिएक्टेंट वो क्या लिया, एल्काइल हैलाइड, मतलब ClC2H5। समझ आ रहा है, यहाँ एरीन ग्रुप है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, एराइल और एल्काइल है। रिएक्शन वही है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, 2 ही निकलेंगे ना, 2 क्लोरीन है 2 सोडियम, इसीलिए 2 सोडियम लेनी पड़ेगी क्योंकि क्लोरीन 2 थे। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराया, बनेगा क्या, ये तो एराइल ग्रुप था, इसकी वैलेंसी फ्री हुई और यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, तो C2H5, ठीक है। एल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ लग गया है, ठीक है, समझ आया। तो इसको बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं रिएक्शन विद कॉपर, ठीक है। उल्मान साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, कॉपर मेटल को लेकर देखा कि ये रिएक्ट करता है या फिर नहीं करता। तो उन्होंने क्या किया कि जो हेलो एरीन्स थे, ठीक है, उनको लिया और उसके अंदर क्या डाल दिया, कॉपर डाल दिया, हेलो एरीन के अंदर कॉपर डाल दिया और इनको किसके अंदर रखा, एक सील्ड ट्यूब के अंदर, ठीक है, कंप्लीटली सील्ड था। और थोड़ा सा इसको क्या किया, हीट, अच्छा मेटल ले रहे हो तो थोड़ा सा हीट भी कर लेना ताकि मेटल के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज हो सके और फिर रिएक्शन पॉसिबल हो सके, ठीक है। जैसे सोडियम के साथ कराई थी तो उसको भी थोड़ा सा हीट करना होता है। तो सील ट्यूब ली और फिर उन्होंने क्या देखा कि कॉपर जो है वो क्लोरीन को लेकर बाहर निकला और किसकी फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पर दोनों एराइल ग्रुप आपस में जुड़ गए और क्या बना, बाय एराइल बना। तो उसने अपनी रिएक्शन का नाम क्या दिया, उल्मान बाय एराइल सिंथेसिस या रिएक्शन, ठीक है, समझ आ रहा है, सिंथेसिस, क्लियर है। तो यहाँ पर रिलीज क्या हुआ, कॉपर क्लोराइड रिलीज हो गया। अब यहाँ पर कॉपर कितने लेने पड़ेंगे, 2, क्योंकि क्लोरीन भी कितने हैं, 2। तो यहाँ पर बाय एराइल बनेगा और साथ में यहाँ पर और क्या लिख दूं, मैं प्लस करके यहाँ लिख दूं, कॉपर क्लोराइड CuCl, ठीक है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, क्लियर है। तो ये था उल्मान बाय एराइल सिंथेसिस, उल्मान साइंटिस्ट ने ये प्रैक्टिकल करके देखा था, क्लियर। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो,
आपने मैग्नीशियम के साथ भी देखी थी, लिथियम के साथ भी देखी थी, तो हमें वो दोनों रिएक्शंस भी लेकर चलनी है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड जो रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद, हम मैग्नीशियम ले लेते हैं पहले, फिर लिथियम ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें एक थोड़ा सा वो है क्या कि ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैग्नीशियम लिया मेटल। इवन हमने देखा सोडियम था, कॉपर था। अगर लिथियम की बात करें तो ये मोनोवेलेंट है ना, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, बट मैग्नीशियम के पास आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग देखी थी, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक तो कार्बन के साथ और एक हेलोजन के साथ, हेलोजन को बिल्कुल हटा नहीं रहा है वो, है ना। तो यही एक एडवांटेज आ गई थी यहाँ पे, इसीलिए ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज दिया गया था। बाकी अदर मेटल्स में क्या हो रहा था कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो हेलोजन को दे रहा था, हेलोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। ठीक है, वो कंप्लीटली वहां से रिमूव हो रहा था हेलोजन। लेकिन इसमें क्या है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए उसने डाइवेलेंट लिया और मैग्नीशियम लिया। क्यों? क्योंकि अगर हम इसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर साइज बढ़ता जाता है ना मेटल का, तो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम, हम ये कह सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती चली जाती है, इसलिए उन्होंने मैग्नीशियम प्रेफर किया। ठीक है, ओके। तो अब देखो क्या किया, यहाँ पर अगर हम ब्रोमीन या फिर ब्रोमीन की जगह आयोडीन ले रहे हैं और हम क्या डाल रहे हैं, मैग्नीशियम डाल रहे हैं, तो ये रिएक्शन जो होगी वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। ये ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट ने बताया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और एक इलेक्ट्रॉन अपना ब्रोमीन को या आयोडीन को देगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब Mg बन गया बीच में, और बीच में यहाँ पर बॉन्ड हो गया ब्रोमीन के साथ में। ठीक है, मतलब ब्रोमीन अलग नहीं हुआ। अगर आयोडीन ले रहे हो तो यहाँ आयोडीन लिख देना, ये क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर आप यहाँ एल्काइल ग्रुप लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इजीली ड्राई ईथर की प्रेजेंस में चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, चाहे क्लोरीन हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। बट एराइल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से, एराइल ग्रुप में ऐसा क्या है, क्योंकि उसमें आपको पता है इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें डीलोकलाइजेशन होता रहता है। तो ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन पेयर फर्स्टली उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन दे रहा है, ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन की बात करें तो क्लोरोबेंजीन की। ठीक है, वो आपने 11th में पढ़ा हुआ है। तो इस केस के अंदर अगर एराइल ग्रुप के साथ में क्लोरीन लगा हुआ है और हमें मैग्नीशियम मेटल डाल दिया, तो वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इजीली रिएक्शन नहीं होती। तब आपको ईथर की जगह पर क्या लेना होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, जो कि इस रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। और इस वजह से क्या होगा, फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन ड्राई फॉर्म में लोगे, मॉइस्ट नहीं लेना अगेन, तो इजीली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ आ गया, विद रीजन मैंने आपको बताया है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, फोर्थ, अगर मैं बोलूं रिएक्शन विद लिथियम, वेरी इजी, क्या होगा, सिंपल, आपके पास में कौन है, हेलो एल्केन। सपोज मैंने Br ले लिया, हमेशा क्लोरीन ले रहे हैं तो क्लोरीन ले लो, चाहे Br ले लो, और मैंने क्या डाल दिया है, लिथियम डाल दिया। तो एक ऐसा है जिसमें अगर हम देखें लिथियम के अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2-1 होता है ना। इसके आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ में बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हेलोजन रिमूव होगा। लेकिन हमने 2 लिथियम क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बाइनरी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर एक लिथियम आ जाएगा, यानी कि यहाँ आ गया लिथियम, और यहाँ पर LiBr रिलीज हो जाएगा। अब सोडियम और लिथियम में से अगर ज्यादा देखें तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू लिथियम, है ना, इसीलिए वहां पर बाइफिनाइल की फॉर्मेशन हो जाती है, बट इसमें नहीं हो पाती, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये हो गया रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ। अब एक लास्ट रिएक्शन बचती है, तीनों रिएक्शन मैंने करा दिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड लास्ट रिएक्शन है कि अगर रिएक्शन विद मेटल भी हो गया, कि अगर हम क्या करें, रिडक्शन कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो वो रिडक्शन वाली अच्छे से समझना, क्योंकि वो एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों, अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है,
ठीक है। और इसका हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो अगर हम क्या करें, एलॉयज की प्रेजेंस ले लें, मतलब कोई एलॉय ले लो, मतलब दो मेटल्स का मिक्सचर ही एलॉय होता है, ठीक है। एलॉय हमने यहाँ पर ले लिया है और कुछ अमाउंट में आप एल्कोहल भी ले सकते हो। तो जब हम एलॉय की प्रेजेंस लेते हैं, और साथ में आपको याद रखना है कि कैटलिस्ट जो है वो आपके पास में निकेल है, प्लैटिनम है, वो भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, तो वो भी ले सकते हो। तो जब हम लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर HCl बाहर निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। सिंपल रिएक्शन, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। मतलब आपके पास क्या बन जाएगी, सिंपल बेंजीन बन जाएगी, और HCl क्या हो गया है, रिमूव हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप सम अमाउंट ऑफ NaOH ले सकते हो और इसको हीट कर दो। बट अगर आपने इसकी बजाय क्या ले लिया, फॉस्फोरस एसिड ले लिया, ठीक है, H3PO3, तो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। वो क्या करेगा कि जितने भी यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है, यानी कि आपके पास जो बेंजीन निकल कर आएगी उसमें ये वाले बॉन्ड नहीं होंगे। तो अभी तो बेंजीन है, और अगर मैंने बोला हाइपोफॉस्फोरस एसिड, मैंने यहाँ लिख दिया होता, सपोज यहाँ पर ये रिएक्शन करा रही हूँ मैंने लिख दिया होता H3PO3 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो इस केस में क्या होता, आपके पास ये बनता, इसको आप बेंजीन नहीं बोल सकते, इसको आप क्या बोलोगे, एक साइक्लिक प्रोडक्ट है तो साइक्लो, कार्बन कितने 6, तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन, साइक्लोहेक्सेन। बट यहाँ पर ये क्या होती है, बेंजीन, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो भी कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन दी हुई है सपोज, और आपसे प्रोडक्ट पूछते हैं और आंसर में आपके पास ये दोनों है, और अगर ये दिया हुआ है तो आपको इस पे टिक मार्क करना है, और अगर ये दिया हुआ है तो आपको इस पे टिक मार्क करना है। क्लियर। तो बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो रहेगी, उसके अंदर हम कंपैरिजन करेंगे किसका, कि हेलो जो एरीन्स होते हैं और जो हेलो एल्कीन्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी जो होती है ना, वो किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो वो हमें स्टडी करनी, वो लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आपकी यूनिट कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।